नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जैन मदर्स एजुकेशन अब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों काफ़ी समय से हमें वेट था आरआरबी के नोटिफिकेशन का। दोस्तों आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एडवर्टीजमेंट आ चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या हैं, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स कब होंगे, मेंस के एग्ज़ाम्स कब होंगे, इंटरव्यू कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा और हमारी ये प्रिपरेशन दोस्तों किस प्रकार से होगी, ये आज का सेशन दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर अपन अपने नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो जो आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है उससे एक बार मैं आपको अपडेट करवा देता हूं। दोस्तों नोटिफिकेशन जो आया है वो 7 तारीख से लेकर के 7 जून से लेकर 27 जून तक ये अपने पास करीब करीब 21 डेज हैं जहां पर अपन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एग्जाम्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, बोथ क्लरिकल के लिए और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए, ठीक है, जिसको अपन लोग पीओ बोलते हैं। तो एग्जाम्स की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है दोस्तों वो 7 जून से लेकर के 27 जून तक की हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप 27 जून तक का वेट करें, बिफोर 22 और 23 जून से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन अपन लोग कंप्लीट कर लें। दोस्तों अगर अपन लोग आगे की डेट्स की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल अगर मैं यहां पर देखूं तो अपने प्रीलिम्स के जो एग्जाम होंगे वो अगस्त में होंगे। इसका मतलब अगर मैं आज से ही अगर बात करूं तो करीब करीब अपने पास में 2 महीने से ज्यादा का समय है या 2 महीने के आसपास का समय है प्रीलिम्स के एग्जाम्स तक का। ठीक, प्रीलिम्स के बाद में अगर दोस्तों मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के जो एग्जाम होंगे दोस्तों वो सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट आसपास कहीं ना कहीं यहां पर आपके मेंस के एग्जाम होंगे दोस्तों। तो अगस्त और सितंबर लास्ट तक की अगर मैं भी बात करूं तो यहां भी करीब करीब आपको 1 से 1.5 महीने के आसपास का टाइम मिलेगा। और अगर मैं फिर क्लरिकल की बात करूं तो मेंस के बाद में तो डायरेक्ट क्लरिकल का रिजल्ट आना है क्योंकि वहां तो इंटरव्यू होते नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करूं और अगर पीओ की बात करूं तो इनके सब के जो भी मेंस में सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके जो इंटरव्यूज की अगर मैं बात करूं तो वो इंटरव्यू करीब करीब जैसा कि मुझे लग रहा है नवंबर के मंथ में कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। और फाइनली दोस्तों जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो नए साल के आगाज के साथ होगा। हाँ जी साहब, मैं बात कर रहा हूं जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे वो 1 जनवरी 2023 में होंगे। और दोस्तों नए साल के जो आगाज 1 जनवरी से अपन लोग करते हैं, अगर यहां पर अपने अगर सिलेक्शन के साथ में अगर 2023 का अगर अपन आगाज करेंगे तो अपना भविष्य और अपना फ्यूचर दोस्तों बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों एग्जाम्स आ चुके हैं, बैंकिंग एग्जाम्स का सीजन आरआरबी से दोस्तों शुरू हो जाता है। आरआरबी के बाद में दोस्तों ये आरआरबी की जो तैयारी है, ये जो प्रिपरेशन है दोस्तों, ये केवल आरआरबी तक ही सीमित नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में आप देखोगे तो आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लरिकल, एसबीआई पीओ और भी कई बैंकिंग एग्जाम्स दोस्तों आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ में आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दोस्तों आपके सामने लेकर के आया हूं। और ये अनाउंसमेंट दोस्तों है कि आरआरबी के लिए दोस्तों हम एक ऑनलाइन बेस लेकर के आए हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा हर साल हम लोग जब भी आरआरबी की वैकेंसी आती है हमेशा एक ऑनलाइन बेस लेकर के आते हैं जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों हर साल अपनी प्रिपरेशन करते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट हर साल अपना अपना सिलेक्शन लेकर के यहां से जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि 15 जून दोस्तों 2022 से हम अपना एक ऑनलाइन बैच लेकर के दोस्तों आ रहे हैं। ऑनलाइन बैच का वैसे तो अपन कभी भी इसको शेड्यूल बना सकते हैं, लेकिन हमने इस बार थोड़ा ध्यान रखा है क्या, टाइम का। क्योंकि जब तक अपन रेगुलर नहीं होंगे, जब तक अपन पंक्चुअल नहीं होंगे, अपनी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। तो इस बार दोस्तों हम लोग
जो ऑनलाइन बेच लेकर के आए हैं उसके लिए पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया दोस्तों, 11 to 2, दोपहर 11 से 2। आ गई बात समझ में? अब दोपहर भी कह दो या सुबह भी कह दो, लेकिन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक दोस्तों लगातार 3 घंटे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाली है दोस्तों। ऑनलाइन दोस्तों एक नया बैच हम लोग बैंकिंग के लिए, सिर्फ टारगेट अपना आरआरबी, टारगेट अपना बैंकिंग एग्जाम दोस्तों 15 जून से 11 से 2 दोस्तों, वेडनेसडे से हम लोग अपना ये जो बैच लेकर के आए हैं दोस्तों। इस बैच की मैं कुछ आप लोगों को जो मोस्ट पॉइंट्स हैं इस बैच में जो हम लोग करेंगे वो मैं आपको अपडेट करवा देता हूं। पूरा अपडेटेड स्टडी मटेरियल दोस्तों आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके यहां तक पहुंच जाएगा, पूरा कंप्लीट, पूरा सिलेबस दोस्तों, प्रीलिम्स मेंस दोनों मिला करके। वीकली टेस्ट सीरीज दोस्तों, हाँ जी साहब, सप्ताह में 3 ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों, आप सप्ताह में 3 ऑनलाइन टेस्ट दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सारी प्रिंटेड बुक्स अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक, सारा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट दोस्तों अपन लोग यहां पर बिल्डअप करेंगे। यूं नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस हो गई, नहीं, पहले अपन कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिस भी, दोनों काम एक साथ दोस्तों यहां पर अपन लोग देखने और करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन दोस्तों, हाँ जी, मैं आपको इससे भी अपडेट करवा देता हूं। लगातार दोस्तों हर टॉपिक के बाद में अपन लोग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी क्या रखेंगे, यहां पर लेक्चर रखेंगे, यहां पे क्लासेस रखेंगे। और अगर आप जयपुर के रहने वाले हो तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ऑनलाइन अगर ये बैच ज्वाइन करते हैं और अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है टॉपिक समझने में, क्वेश्चन समझने में, या क्वेश्चन में कोई डाउट आते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप हमें ऑनलाइन ही मिलें, आप लोग मदर्स एजुकेशन हब लाल कोठी जयपुर आकर के भी आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। क्लियर है? तो जितने भी अपने बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए एक बिग अनाउंसमेंट दोस्तों, 15 जून से हम लोग बैंक का एक नया बैच दोस्तों आरआरबी को टारगेट करते हुए वो लेकर के आ रहे हैं। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा दें। मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन साइट पर जैसे ही आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर सारी बैच से रिलेटेड सारी जानकारी जो भी आपको जरूरत होगी वो सारी जानकारी मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के आप लोग इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9414748428। क्लियर है? अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब दोस्तों अगर अपन लोग अपने सिलेबस की बात करें कि अपने आरआरबी का और अपने बैंकिंग एग्जाम का क्या सिलेबस रहता है, तो दोस्तों अगर आरआरबी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अपने जो एग्जाम है दोस्तों आपको पता ही है, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम दोस्तों। ठीक है, प्री के अंदर दोस्तों अपने 2 सेक्शन है, रीजनिंग और मैथ। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 40 हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 40 हैं। टोटल क्वेश्चन एग्जाम में कितने आने हैं? 80 क्वेश्चंस आने हैं, बोथ क्लरिकल और पीओ। टाइम है इसके लिए अपने पास 45 मिनट। फाइन। मेंस की बात करूं तो बोथ क्लरिकल और बोथ पीओ की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग, मैथ, यहां पर अपने पास इंग्लिश के साथ में हिंदी का भी चांस है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स के भी 40 हैं। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जो भी आप ऑप्ट करें वहां पे भी 40 क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं, 40 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं। इतना सा ध्यान रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, यहां भी एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है, यहां क्वेश्चन 1 मार्क का है, यहां पे भी क्वेश्चन 1 मार्क का है, और यहां पर कंप्यूटर में क्वेश्चन 0.5 मार्क का है। तो टोटल अगर आप लोग देखोगे तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 200 क्वेश्चंस हैं। और अगर टोटल मार्क्स की बात करूं तो कितने मार्क्स हैं? 200 मार्क्स हैं।
दोस्तों ये जो आरआरबी का फॉर्म आप जब फिल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां कहीं भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहीं से आप लोग फॉर्म फिल करें। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि अगर आप जिस किसी भी स्टेट में रहते हैं उसका जो भी नेबर स्टेट है दोस्तों, वहां से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि हमें वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं राजस्थान की अगर बात करूं यहां पर, तो थोड़ा सा मैं आपको समय लूंगा। तो राजस्थान के जो नियरेस्ट जो स्टेट हैं, जैसे कि अगर अपन लोग पंजाब की बात करें, हम लोग यहां पर हरियाणा की बात करें, हम लोग यहां पर यूपी की बात करें, हम लोग यहां पर एमपी की बात करें, और यहां पर अपन लोग गुजरात की बात करें। इधर तो पाकिस्तान है दोस्तों, ध्यान रखना, इधर पाकिस्तान है, तो यहां की अपन बात नहीं करेंगे। पंजाब से अगर फॉर्म फिल करते हैं तो हमें लोकल लैंग्वेज पंजाबी आनी चाहिए, रीड राइट स्पीक तीनों चीजें। अगर अपन लोग गुजरात से फॉर्म फिल करते हैं तो अपन को रीड राइट स्पीक गुजराती आनी चाहिए। हरियाणा, यूपी और एमपी और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहां पे लोकल लैंग्वेज हिंदी चलती है, तो यहां पर हिंदी को डिस्क्राइब किया गया है कि साहब आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो प्रोफिशिएंसी है दोस्तों, वो हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करते हो या कहीं से भी करते हो तो वहां के आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, रीड राइट एंड स्पीक। ठीक है, चलो। नंबर ऑफ वैकेंसीज हर स्टेट की अलग अलग हैं, जिस भी स्टेट से आप फिल करेंगे वहां के लिए आप एलिजिबल हो, आप कहीं से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्लरिकल का भी और पीओ का भी। ठीक है, चलो। एग्जाम्स की मैं बात कर रहा था। प्रीलिम्स एग्जाम में अपने पास केवल 2 ही सेक्शन है, मेंस में भी अपने पास अगर यहां पर देखोगे तो सेक्शन बढ़ जाएंगे, टोटल सेक्शन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस, रीजनिंग और मैथ की अगर मैं बात करूं तो प्री का सिलेबस और मेंस के सिलेबस में अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएट करूंगा तो समझना दोस्तों, अगर मैं अपने सेक्शन की बात करूं तो जो सेक्शन में आप लोगों को प्रिपेयर कराऊंगा वो कौन सा रहेगा, रीजनिंग, जिसको अपन लोग मेंटल एबिलिटी बोलते हैं। तो मेंटल एबिलिटी वाला जो सेक्शन है वो मैं आप लोगों को प्रिपेयर कराऊंगा। अब अपन अपने सिलेबस की अगर बात करें तो अपना सिलेबस किस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है और किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जैसे कि जो फर्स्ट 7 टॉपिक मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, ये आपके ज्यादातर प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मेंस में भी पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग, ब्लड, डायरेक्शन, इक्वलिटी और सिलॉग्स, 7 टॉपिक तो आपके ये हो गए। पजल्स की अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर पजल, रो बेस पजल, मैट्रिक्स, टाइम और बॉक्स और कंडीशनर, इस टाइप की जो पजल्स हैं ये बेसिकली प्री में पूछी जाती हैं। लेकिन अगर फ्लोर विद फ्लेट की बात करूं या फ्लोर बेस की बात करूं, न्यूमेरिकल बेस पजल की बात करूं, तो बेसिकली ज्यादातर ये जो पजल्स होती हैं ये मेंस के अंदर पूछी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये केवल प्री में ही आते हैं, ये मेंस में भी आ सकते हैं, लेकिन जहां पर मैं मेंस की बात कर रहा हूं ये केवल मेंस में ही पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है दोस्तों, ये अपना सिलेबस है जो अपन लोग यहां पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तैयार करने वाले हैं। मैं आप लोगों को रीजनिंग वाला सेक्शन प्रिपेयर कराऊंगा और इस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे बहुत सिस्टमेटिक वे में, जैसा कि मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपना प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें 2 टाइप की पजल कहां पूछी जाती हैं, मेंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चन प्री के साथ साथ में मेंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंस के कुछ टॉपिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट और डिसीजन मेकिंग। ये पार्ट दोस्तों केवल और केवल मेंस में ही पूछा जाता है। क्लियर है, ये अपना रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों, जो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा पढ़ने का तरीका जो रहेगा वो बहुत सिस्टमेटिक रहता है। किस प्रकार का रहता है मैं आपको बता देना चाहूंगा। हम जब भी किसी टॉपिक को दोस्तों तैयार करते हैं तो टॉपिक के अंदर जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं।
टॉपिक्स में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बाद में दोस्तों डाउट क्लियरिंग क्या रहता है, लेक्चर रहता है, जिसमें अपने प्रैक्टिस के दौरान जितने भी डाउट्स आते हैं उन सबको अपन क्लियर करते हैं। तो इस प्रकार से अपन लोगों ने अपना ये जो पढ़ने का सिस्टम है ये बना रखा है। टॉपिक के अंदर दोस्तों जितने भी थ्योरी होती हैं, जितना भी कुछ उससे रिलेटेड आप लोगों तक जो जानकारी पहुंचानी है, जो जानकारी रहती है, जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करती हैं, उसकी अपन लोग बात करते हैं। देन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस और डाउट क्लियरिंग का आपका लेक्चर रहता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से अपन कोई भी टॉपिक जैसे अपन शुरू करेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार से अपन लोग प्रिपेयर करवाएंगे। क्लियर है? तो ये अपने सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये अपना प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें कुछ दो टॉपिक, जो दो टाइप की पजल हैं, वो मेंस में पूछी जाती हैं, और मेंस के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं ये आपको केवल मेंस में देखने को मिलेंगे, क्लरिकल में भी और पीओ के अंदर भी। ठीक है? तो दोस्तों मैं आगे आपको अगर बताना चाहूं तो आज का जो सेशन मैंने यहाँ पे रखा है ये आप लोगों को ये सिर्फ बताने के लिए कि हम लोगों का आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अपना फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी जो चल रही है उसे और अपडेट करें। ठीक है दोस्तों? तो नोटिफिकेशन के बाद में मैंने आपको अपने बैच के बारे में बता दिया है। अपना बैच अनाउंस हो चुका है। 15 जून से अपन लोग आरआरबी के लिए एक बैच बना रहे हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए उसके अंदर और अपनी क्लासेस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। दोस्तों कई सारे ऐसे लॉजिक होंगे जो आप लोगों को नए नए देखने को मिलेंगे। इस अपडेटेड स्टडी मटेरियल होगा जो आजकल एग्जाम के अंदर आ रहा है वो आने वाला है, उन सारे क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे और डेफिनेटली दोस्तों एग्जाम के टाइम में आप बहुत अच्छे से अपना प्रीलिम्स और अपना मेंस का एग्जाम क्रैक करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि डेफिनेटली आप लोग सक्सेस होंगे, डेफिनेटली आप लोग एग्जाम्स को क्लियर करेंगे। ठीक है? चलिए भाई दोस्तों, मैं आज आपके सामने इसी प्रकार से जो है कि प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस रहता है उसके बारे में भी मैं आपको आज अपडेट करवाऊंगा। दोस्तों तो एक छोटे से मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि भैया प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर अपना है पजल टेस्ट। ठीक है ना? तो पजल टेस्ट के अंदर सबसे पहले मैंने लिख रखा है सर्कल बेस्ड पजल। तो सर्कल बेस्ड पजल के मैं आपके सामने एक क्वेश्चन तो प्री का और एक क्वेश्चन मेंस का लेकर के आया हूं। तो अपन लोग देखो बातचीत करते हैं कि किस प्रकार के लेवल का डिफरेंस होता है, किस प्रकार का लेवल प्रीलिम्स में पूछा जाता है, किस प्रकार का लेवल मेंस में पूछा जाता है, दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अपन नॉर्मली यहां पर अगर कट ऑफ्स की भी बात करें तो दोस्तों अगर मैं कट ऑफ की अगर बात करूं तो प्री की जो कट ऑफ होती हैं, और मेंस की जो कट ऑफ होती है, अगर मैं आरआरबी की अगर बात करूं तो आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 80 हैं। ठीक है? और मेंस में नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं दोस्तों, 200 हैं। ठीक है? अगर मैं हर स्टेट की वैसे तो अलग अलग कट ऑफ होती है, लेकिन राजस्थान की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती हैं। गुजरात की कट ऑफ एज कम्पेयर टू राजस्थान से कम रहती हैं, एमपी की भी थोड़ी कम रहती हैं और यूपी की थोड़ी कम रहती हैं, पंजाब की थोड़ी कम रहती हैं। क्लियर है? तो ये स्टेट वाइज अलग अलग क्या होती हैं, कट ऑफ होती हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भैया आप जो है कि प्री में 80 में से जो है कि क्लरिकल में कितने मार्क्स लेकर के आओ और पीओ में कितने मार्क्स लेकर के आओ, क्योंकि सबकी स्टेट वाइज कट ऑफ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर प्रिपेयर हो रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को सारी प्रिपरेशन करवा रहा हूं, अगर सारी नॉलेज अगर बता रहा हूं, सारी चीजों से अपडेट अगर करवा रहा हूं, तो ये मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि अगर क्लरिकल में प्री का अगर पेपर है 80 मार्क्स अगर के मैं बात करूं तो 78 से लेकर 79 के बीच में दोस्तों मार्क्स लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत इजी एग्जाम्स होता है। अगर अपन को बराबर अगर टॉपिक के बारे में जानकारी है, बराबर सिलेबस अपन को पता है, तो आराम से इन क्वेश्चन को किया जा सकता है और 78 to 79 मार्क्स लाए जा सकते हैं। अगर मैं मेंस की बात करूं तो अगर मैं यहां पर तो मैं प्री की बात कर रहा था, अगर मैं पीओ की बात करूं किसकी, आपके प्रीलिम्स एग्जाम की, तो आराम से जो क्वेश्चन 80 आते हैं उनमें से आराम से आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पर अगर प्रिपेयर हो रहे हो तो 60 to 65 के बीच में आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है?
मेंस की अगर मैं बात करूं तो आराम से अपन लोग 130 प्लस स्कोर करें, ताकि अपन लोग किसी भी स्टेट से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अपना आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर मैं पीओ मेंस की अगर बात करूं तो यहां पर भी अगर आप लोग 120 और 120 से प्लस अगर स्कोर करते हो तो इंटरव्यू में भी काफ़ी फायदा मिलता है। वहां पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके अगर प्रीलिम्स में मेंस में मार्क्स अगर अच्छे हैं तो इंटरव्यू में अगर आपकी एवरेज परफॉर्मेंस भी रहती है तो आपके सिलेक्शन पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग अगर एग्जाम दें तो इस प्रकार से अगर मार्क्स अगर आप लोगों के आते हैं तो आप किसी भी स्टेट से अगर फॉर्म फिल करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सीट को रिजर्व करके रखेंगे। ये मैं देख पा रहा हूं, ये मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के लेकर के आया हूं, एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का और एक क्वेश्चन मेंस का। मैं आपको बताता हूं कि देखो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में किस टाइप के क्वेश्चन का डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं सर्कल अरेंजमेंट का। आप देखिएगा किस प्रकार से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों ABCDEFGH अराउंड सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। 8 लोग एक सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि इफ देयर आर 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप लोग एक सर्कल बना लें और जितने नंबर ऑफ पर्सन है उतनी पोजीशन को आप लोग 1 बाय 1 मार्क कर लें। क्लियर है? 1 बाय 1 मार्क करने के बाद में जिस भी प्रकार से इंफॉर्मेशन आती है एक बार में इंफॉर्मेशन को पढ़ लें और उसको अरेंज करें। कैसे करना देखो मैं आपको बताता हूं। E and G आर ऑलवेज इमीडिएट, हमेशा ध्यान रखना है। जब भी कभी whenever 2 पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, कभी भी सर्कल में नहीं बिठाना है, उसको हमेशा साइड में इस प्रकार से लिख दो कि बोथ दी पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बोथ दी पर्सन आर एक्सचेंज देयर पोजीशन। क्लियर है? ताकि आपको ये लाइनें बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगली इंफॉर्मेशन है कि D is sitting third to the right of C। डी सी के राइट में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। तो डी कहां पर है? सी के राइट में थर्ड पे, तो सी को कहीं पर भी लिख दो, आंसर पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। फाइन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एफ एच के लेफ्ट में दूसरा है। तो देखो दोस्तों यहां पर मैं देखता हूं एफ कहां पर है? एच के लेफ्ट में दूसरा है। मैंने सर्कल में इसलिए लिखा क्योंकि एफ और एच की कोई कनेक्टिविटी यहां पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। एग्जाम अपना फास्ट है, एग्जाम अगर अपना स्पीड मांगता है तो अपन को भी क्वेश्चन सारे स्पीड से ही क्या करने हैं? सोल्व करने हैं, और स्पीड ही अपन को सीखने में रखनी है ताकि हम उस अप्रोच को ही देखें जो अपन को एग्जाम में दोस्तों फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि यहां पर बातें कुछ हो रहा हो और एग्जाम में बातें कुछ हो रहा हो। बात को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है। C does not sit next of A। C A के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो देखो मैं क्या करता हूं, A को लिख करके दोनों तरफ क्रॉस का साइन बना देता हूं ताकि पता रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाओ इन दोनों पोजीशन पे तो कम से कम A आने वाला दोस्तों नहीं है। ठीक है, आगे बात को बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि D does not sit next of G। D जो है वो G के बगल में नहीं है, तो G is not an immediate neighbor of D। तो G is not an immediate neighbor of D। G D का पड़ोसी नहीं है। तो मैंने क्रॉस लगा दिया, पता रहेगा सब कोई को बिठाओ, लेकिन यहां पर कम से कम G तो आने वाला दोस्तों नहीं है। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं। H is not an immediate neighbor of D and C। H जो है वो D और C का पड़ोसी नहीं है। तो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों H यहां भी नहीं आएगा, H आपका यहां भी नहीं आएगा, H आपका यहां भी नहीं होगा और H आपका यहां भी नहीं होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि H जब 1 2 3 4 5 6 इन 6 पोजीशन पर अगर H अरेंज नहीं हो सकता है तो या तो H आपका यहां अरेंज होगा या H आपका यहां अरेंज होगा। क्लियर? अब जैसे ही मैं देखता हूं तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट हो गई, अभी डायग्राम तो अधूरा पड़ा हुआ है। अब हमने क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ा, देखो अप्रोच देखो, हमने क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ा और इस प्रकार से अपन लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन लिखी कि हमें अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों एग्जाम यही है कि आप क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ते हो। दोस्तों अपने पास इतना समय नहीं है कि हम क्वेश्चन को 4-4 बार पढ़ करके आंसर करें। हमें ऐसा तरीका सीखना है कि जहां पर अपन एक बार पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो देखो बात को आगे बढ़ाता हूं। H या तो यहां पर होगा, यहां पर होगा। इस पूरी इंफॉर्मेशन में देखूं तो सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी जो मुझे दिखाई दे रही है किससे दिखाई दे रही है? S से। H के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन है? F है।
मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं एच को यहां अरेंज करता हूं तो लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, डी। मतलब यहां तो एफ आने वाला है नहीं, इसका मतलब यहां पर एच आने वाला नहीं है। अब यहां एच नहीं होगा तो ये तय हो चुका है, ये फाइनल हो चुका है कि एच फाइनली यहां पर होगा। तो फिर डेफिनेटली यहां पर कौन आएगा दोस्तों, एफ आएगा। एफ और एस दोनों अरेंज हो गए। अब मैं देख पा रहा हूं दोस्तों कि ई और जी दोनों एक साथ आएंगे। अब पूरे डायग्राम में अगर मैं देखूं तो मुझे केवल दो ही सिचुएशन ऐसे दिखाई दे रही हैं जहां पर मैं ई और जी को अरेंज कर सकता हूं। इसके अलावा पूरे डायग्राम में 2 वैकेंट सीट मुझे कहीं पे भी एक साथ दिखाई नहीं दे रही है। और मैं देख पा रहा हूं कि जी तो यहां पर नहीं आ सकता, तो फिर यहां पर ई आ जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। मैं देख पा रहा हूं दोस्तों कि केवल मेरे पास 2 सीट्स खाली हैं, उनमें भी मैं देख पा रहा हूं कि ए यहां पर कभी नहीं होगा, तो फाइनली मुझे ए यहां पर दिखने को मिलेगा। और देयर आर हाउ मेनी पर्संस, 8। ए आ चुका है, बी नहीं आ रहा है, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, तो फाइनली बी कहां होगा, जो बची हुई जगह है वहां पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसी के साथ में पूरे सर्कल का दोस्तों क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमें कि ए बी सी डी एफ जी एच 8 पर्सन्स आर देयर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन इज अनसिस्टमेटिक। और हमने इस डायग्राम में सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ क्या कर दिया, सिस्टमेटिक कर दिया। दैट इज द एनालिटिकल रीजनिंग। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आज इन द एग्जाम्स। तो दोस्तों ध्यान रखो, ये अप्रोच दोस्तों अपन फॉलो करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो दोस्तों मैंने आपको बताए ये प्रीलिम्स के लिए बताया है। प्रीलिम्स के अंदर आप देखोगे तो सर्कल अरेंजमेंट के, सीटिंग अरेंजमेंट के इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, जहां पर अगर आप लोगों ने इस प्रकार से अगर अप्रोच रखी तो विद इन 1 to 2 मिनट्स आप लोग अगर 5 क्वेश्चन अगर इस सर्कल पर अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आराम से 2 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ करके अरेंजमेंट करते हुए 5 क्वेश्चन के आंसर कर लोगे। क्योंकि अब आंसर देने में टाइम लगेगा नहीं। क्वेश्चन पूछेगा हु इज लेफ्ट ऑफ बी, आंसर इज एच। हु इज सिट बिटवीन ए एंड डी, आंसर इज एफ। बहुत इजी गोइंग तरीके से आप लोग आंसर कर पाएंगे। ये है क्वेश्चन प्रीलिम्स के दोस्तों जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों, और वही अप्रोच सिखाऊंगा जो आपको एग्जाम में दोस्तों फॉलो करनी है। एक क्वेश्चन और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों मेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। ये अंतर, ये तो था प्रीलिम्स का क्वेश्चन, और अब जो आप ये देख रहे हो ये है आपके मेंस का क्वेश्चन। ये भी अपन लोग आज इस सेशन के अंदर दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो मैं बात को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी सर्कल का क्वेश्चन है, लेकिन आप देखना कि क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या लेंथ उसने यहां पर बढ़ाई है। दोस्तों मैं आप सभी चीजों से आपको रूबरू करवाता हूं। आप देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 फैमिली मेंबर्स आर देयर ए बी सी डी एफ जी एच अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। फाइन। सबसे पहला काम अपना क्या होगा, हम लोग एक सर्कल बना लें। क्या बना लें, एक सर्कल को ड्रॉ कर लें। क्लियर है। एंड नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8। जितने व्यक्ति हैं उतनी पोजीशन को 1 by 1 क्या कर लें, मार्क कर लें। ये आप पहले ही कर लिया करो, ठीक है। अब आप देखो कैसे शुरू करना है क्वेश्चन। एफ द वाइफ ऑफ डी, एफ किसकी पत्नी है, डी की। देखो अब उसने लेंथ बढ़ाने के लिए क्या किया कि सर्कल के साथ साथ में उसने रिलेशन भी दे दिया कि एफ इज द वाइफ ऑफ डी। तो एफ इज द वाइफ ऑफ डी, तो एफ इज अ फीमेल कैंडिडेट, तो मैंने सर्कल बना दिया। हमेशा मैं फीमेल के लिए सर्कल बनाता हूं, मेल के लिए मैं स्क्वायर बनाता हूं, ताकि मुझे पता रहे हु इज मेल हु इज फीमेल। तो एफ इज द वाइफ ऑफ डी, तो डी इज द हस्बैंड ऑफ एफ। फाइन दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, कौन, एफ। एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो कैंडिडेट बैठा हुआ है वो कौन है, एफ है। अब एफ अपने लिए क्या है, फीमेल कैंडिडेट है, तो मैं सर्कल भी बना देता हूं ताकि पता रहेगा कि एफ का जो रिलेशन होगा वो डेफिनेटली फीमेल से रिलेटेड होगा। सी के मुझे जेंडर पता नहीं है, इसलिए ना तो मैं सर्कल बना रहा हूं ना मैं स्क्वायर बना रहा हूं, ताकि हमें ध्यान रहेगा साहब सी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। बात को आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज द सन ऑफ एच। ए क्या है, एच का पुत्र है। तो अपन डायग्राम बना देते हैं। ए इज द सन, सन तो मैंने मेल कैंडिडेट बना दिया। किसका सन है, एच का, तो एच उसके लिए मदर भी हो सकती है, एच उसके लिए फादर भी हो सकता है। बात को आगे बढ़ाता हूं। ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मैं देख पा रहा हूं ए और डी की कोई कनेक्टिविटी मुझे पूरे डायग्राम में दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं साइड में इंफॉर्मेशन को रख लेता हूं ताकि मुझे ये लाइन बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े।
तो ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो आप देख पा रहे होंगे ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। फाइन दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कहता है डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और सी। डी एफ और सी का पड़ोसी नहीं है। अब दोस्तों देखो, समझो इधर, डी एफ और सी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब डी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, डी यहां भी नहीं आ सकता और डी यहां भी नहीं आ सकता। तो मैं देख पा रहा हूं पूरे डायग्राम के अंदर देयर आर ओनली टू सिचुएशन जहां पे मैं किसको अरेंज कर सकता हूं, डी को, या तो यहां पर या यहां पर। अब डी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सामने है, क्या कि डी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन है, ए है। तो अगर मैं यहां पे डी को अरेंज करता हूं तो यहां तो एफ है, यहां तो ए आ नहीं सकता, इसका मतलब यहां पर डी आने वाला है नहीं। इसका मतलब फाइनली हो चुका है दोस्तों कि डी यहां पर होगा और इसके लेफ्ट में दूसरे नंबर पर यहां पर कौन होगा, ए होगा। क्लियर है? जब मैंने ए और डी को अरेंज किया, डी के लेफ्ट में दूसरे ए को अरेंज किया, तो मैं देख पा रहा हूं बोथ द पर्सन डी एंड ए आर मेल कैंडिडेट। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पर डी और ए को भी साथ में बना लेता हूं, तो पता रहता है, यहां पर पता चलता रहता है कि सब दोनों के दोनों क्या है, मेल कैंडिडेट हैं, ताकि अपन इनको कभी भी फीमेल से रिलेट ना करें। क्लियर है? तो देखो, और जो भी काम हो जाता है तो आप इस प्रकार से लाइन बना दिया करो, ताकि पता रहेगा ये अरेंजमेंट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ताकि अपन को ये इंफॉर्मेशन परेशान न करे। दोस्तों बात को आगे देखते हैं, देखिएगा आगे क्वेश्चन कहता है कि नो मेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। कोई पुरुष अगर डी का पड़ोसी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जो पड़ोसी होंगे डी के वो दोनों फीमेल होंगे, दोनों फीमेल होंगे। तो देखो मैंने क्या करा, दोनों जगहों पे सर्कल बना दिया, ताकि हमें पता रहेगा कि भाई यहाँ पे मेल कैंडिडेट नहीं, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट आएगा। मान लो यहाँ पे कोई भी पर्सन आता है तो स्पेसिफाई हो जाएगा कि दैट पर्सन इज अ फीमेल। फाइन, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन। अब डी का सन कौन है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये तय हो चुका है कि डी का कोई ना कोई सन तो हो गई होगा। क्लियर है? अब देखो दोस्तों क्या लिखा उसने, जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन। तो जी कहां पर है, डी के पुत्र के, डी सन के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे। अब डी के अगर सन की मैं बात करूं तो डी का जो सन होगा, देखो समझो इधर, डी का जो सन होगा वो यहां नहीं होगा, क्योंकि डी तो खुद होगा नहीं सन। डी का सन कभी एफ भी नहीं होगा, क्योंकि एफ तो महिला है। ए अगर एच का पुत्र है तो एफ और डी का पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि एफ और डी दोनों आपस में पति पत्नी है। तो यहां पर भी ये डी का क्या नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता। डी का पुत्र यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। अब डी का पुत्र आएगा तो कहां पर आएगा, मेरे पास में तीन कंडीशन है, 1, 2 और 3। क्लियर? अब देखो, अगर मैं यहां पे डी का पुत्र रख दूं तो लेफ्ट में दूसरे नंबर पे डी आ रखा है, तो जी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये पता चल गया अपन लोगों को क्या, कि यहां पर भी डी का पुत्र आने वाला नहीं है। अब मैंने देखा कि अगर डी का पुत्र यहां पे रखूं, अगर यहां पर मैं डी का पुत्र रखूं, अगर मैं यहां पे डी का सन रखूं, तो यहां पे जी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यहां पर डी का सन रखूं तो सोचो आप कि यहां पर जी आ सकता है क्या, साहब नहीं आ सकता। डी का पुत्र यहां पे रखूं तो यहां पे सी है, यहां पे जी कभी नहीं हो सकता। डी का सन अगर मैं सी को मान लूं तो लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कभी जी नहीं आ सकता। डी का पुत्र दोस्तों ए नहीं हो सकता, डी का पुत्र एफ नहीं हो सकता, डी का पुत्र कभी इन दोनों जगहों पे नहीं आ सकता। मतलब ये तय हो चुका है कि डी का पुत्र डेफिनेटली हमें कहां देखने को मिलने वाला है, तो डी का पुत्र डेफिनेटली हमें यहां देखने को मिलने वाला है। और लेफ्ट में दूसरे नंबर पर आने वाला जो व्यक्ति होगा वो कौन हो जाएगा, जी। तो जी अपने आप में दोस्तों क्या हो गई, महिला हो गई। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन को एलिमिनेट करना है। इस प्रकार से जब एलिमिनेट करेंगे तो लॉजिक अपने आप सामने निकल करके आएंगे। ऐसे लॉजिक दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा लॉजिक मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एच ब्रदर। एच और ए के भाई के बीच में दो आदमी हैं, एच और ए के भाई, इसका मतलब ए का अगर भाई है तो ए और ये दोनों भाई हो जाएंगे। किस किस के बीच में, एच और ए के भाई के बीच में कितने आदमी बैठे हुए हैं, 2 आदमी बैठे हुए हैं। अब मैं देख पा रहा हूं कि एच यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। क्लियर है? अब मैंने देखा साहब कि एच यहां पर हो तो 2 पोजीशन छोड़ करके यहां पे ए का भाई तो आने वाला है नहीं, क्योंकि ए का भाई डी हो भी सकता है, नहीं भी, कंफर्मेशन नहीं है, छोड़ो। अगर मैं ए का भाई यहां पे रखता हूं तो 2 छोड़ करके यहां पर पोजीशन एच की आने वाली नहीं है।
कुल मिलाकर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूं तो अपन इंफॉर्मेशन को आगे बढ़े, हो सकता है कि वहां से कोई जानकारी देखने को मिले। आगे क्वेश्चन कह रहा है नाइदर सी नॉर डी इज द ब्रदर ऑफ ए। देखो इंफॉर्मेशन मिल गई, सी और डी ए के भाई नहीं है। अब दोस्तों देखो सी भी भाई नहीं है और डी भी भाई नहीं है, किसका? ए का। अब यहां पर तो ए का भाई आने वाला है नहीं, क्लियर है। ए का भाई ए खुद होगा नहीं, यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर दोनों जगह फीमेल्स हैं, यहां भी फीमेल हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो ए का भाई या तो यहां पर होगा डी का पुत्र, डी का पुत्र जो होगा वो ए का भाई। मैंने कहा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए किसकी संतान है? एच की। अगर डी का पुत्र अगर ए होता है तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इसके पति और पत्नी, इसके माता और पिता यहां पर दोनों अवेलेबल हैं। इसका मतलब डी के सन पे तो मैं रख नहीं पाऊंगा, तो एक ही डायग्राम में सिचुएशन बच रही है जहां पे मैं क्या रख सकता हूं दोस्तों? ए का भाई रख सकता हूं। और ए का भाई अगर मैं यहां पर रखता हूं, एज ब्रदर अगर यहां रखता हूं तो दो छोड़कर यहां पर एच नहीं आ सकता, तो दो छोड़ करके यहां पर कौन देखने को मिलेगा? एच देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से अपन लोग जानकारी को क्या करते हैं? सिस्टमेटिक करते हैं और अरेंज करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखो पढ़ते हैं। डी सन एंड द वाइफ ऑफ डी सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अब डी के पुत्र की बात करें तो डी का पुत्र नजर आ रहा है कि ये डी का पुत्र है। डी का पुत्र और डी की पुत्रवधू दोनों पड़ोसी हैं। इसका मतलब पुत्रवधू तो ए का भाई हो नहीं सकता क्योंकि वो तो मेल कैंडिडेट है। इसका मतलब डेफिनेटली सी क्या हो जाएगी? महिला। और ये डी की क्या है? डी की क्या है? डॉटर इन लॉ है। DUHGSTR इन लॉ। तो रिलेशन दिया है तो मैंने रिलेशन भी लिख लिया है। बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है एफ इज द मदर ऑफ एच। एफ एच की क्या है? माता है। तो देखो दोस्तों आप लोग आप देख सकते हो एफ इज द मदर ऑफ एच। अगर एफ माता है एच की तो एफ का हस्बैंड कौन है दोस्तों? डी है। तो यहां पे मैंने किसको लिख दिया? डी को लिख दिया। क्लियर है? अब मैं देख पा रहा हूं कि एच है। अब इसका एक बेटा है, बेटा यहां पर एच में देखूं तो महिला है, तो बेटा तो यहां पर एच होगा नहीं, तो बेटा अपन लोग क्या बना देते हैं? साइड में बना देते हैं। जो कोई भी आता है, जो कोई भी आता है उसको अपन लोग यहां पर बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड जी। एफ बी और जी का पड़ोसी नहीं है दोस्तों, यहां पर बी कभी नहीं आ सकता। तो फिर यहां पर कौन आ जाएगा? बी। बी जी का एफ का पड़ोसी नहीं है तो बी क्या हो गया? डी का पुत्र हो गया। तो आप देखोगे दोस्तों यहां पर तो डी का पुत्र यहां पर कौन हो गया? बी हो गया। फाइनली है। और एस तो क्या है? महिला है। अब मैं देख पा रहा हूं कि एक ही पर्सन का नाम बचा है, वो कौन सा है? ई। तो यहां पर कौन आ जाएगा? ई ए का भाई हो जाएगा। तो ये ई अपने लिए ए का क्या हो गया? भाई हो गया। देखो मैं दोनों डायग्राम कैसे लेकर चल रहा हूं, जैसे जैसे जो इंफॉर्मेशन निकलती है उसको अपन लोग क्या कर देते हैं? अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपना ये डायग्राम भी तैयार है दोस्तों। अपन लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जी इज द सिस्टर ऑफ ई। जी ई की क्या है? बहन है। अब जी अगर ई की बहन है तो आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा जी इज द सिस्टर ऑफ ई। तो तीनों आपस में क्या हो गए? भाई बहन हो गए। क्लियर है? अब यहां पर है कि डी का पुत्र और डी की पुत्रवधू एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। अब डी की पुत्रवधू कौन है? सी। डी का मुझे एक ही पुत्र नजर आ रहा है, इसका मतलब फाइनली दोस्तों मैं देखूंगा तो सी यहां पर बी की क्या बन जाएगी? वाइफ बन जाएगी, क्योंकि वो डी की क्या है? डॉटर इन लॉ है। और डी का सन कौन है? बी है। तो ये दोनों पड़ोसी भी हो गए और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों ये फर्क है प्रीलिम्स के क्वेश्चन में और मेंस के क्वेश्चन में। होने को तो दोनों सर्कल अरेंजमेंट थे, लेकिन एक में केवल एक ही टाइप का वेरिएबल था और यहाँ पे सर्कल के साथ साथ में ब्लड रिलेशन का भी क्या आ गया? अरेंजमेंट आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया। होने को कुछ नहीं है, करना क्वेश्चन ऐसे ही है जैसा कि मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज क्या हो जाती है? लेंदी हो जाती है। थोड़ा सा एलिमिनेशन अपन को ध्यान से करना होता है। एलिमिनेशन जिसको करना आता है उनके लिए इन क्वेश्चन को अरेंज करना बहुत सिंपल बात है दोस्तों। और ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का सेशन मैंने आपके लिए रखा जहां पर मैंने आपको आरआरबी नोटिफिकेशन के बारे में बताया। आने वाले जो मैंने मदर्स एजुकेशन अप का जो ऑनलाइन बैच है जो बैंकिंग के लिए आरआरबी के लिए स्पेशल है, 15 जून से दोस्तों शुरू हो रहा है। आप इस मौके को चूकिए मत और इस बार अपना सिलेक्शन दोस्तों पक्का कीजिए। मैं मानता हूं दोस्तों कि स्टूडेंट दो प्रकार के हैं, जो पहले भी कोचिंग किए हुए हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी के लिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से लेकर के अपन उस टॉप पॉइंट तक बात करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होगी दोस्तों।
और इस बार दोस्तों अपन लोग एग्जाम क्रैक करके रहेंगे, इस बार अपन फाइनल सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मैं आज की ये सेशन यहीं पर एंड कर रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन काफी पसंद आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स बैंकिंग को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस। अपनी वापस मुलाकात एक और ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन, एक और ऐसे डेमो के साथ में आगे आने वाले दिनों में होगी। तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे अलविदा। अलविदा तो क्या कहूंगा दोस्तों, वापस अपन मुलाकात करेंगे, लेकिन फिर भी अपन अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ गुड कॉर्पोरेशन विद अस एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।